Hi friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our EVFM unit number 7 theory portion which is based on source of finance and financial strategy. इससे पहले दोस्तों मैंने आपको EVM यूनिट 6 तक का सभी यूनिट्स का आपको 200 से 250 MCQs, इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने थ्योरी पोर्शन कवर किया है वीडियोस के माध्यम से, PDF के माध्यम से, और मैं मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे ताकि आप अपने कमांड को चेक कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों ज़रा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स को हमें समझना है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इंटरनल एक्रूवल क्या होता है, प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, टर्म लोन क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी क्या है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये 7 टॉपिक को एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे। सारा पॉइंट आपको, सारा कंटेंट आपको पॉइंट वाइज मिलेगा, चीज़ें आपको लिंक वाइज क्लियर होती चलेंगी। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं दोस्तों। जितने भी बिजनेस है उनको फाइनेंस चाहिए ताकि अपने ऑपरेशन को इस्टेब्लिश कर सके और रन कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस जो है ऑनर प्रोवाइड कर सकते हैं या प्रमोटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑनर है उस बिज़नेस के वो फाइनेंस देंगे या कोई प्रमोटर है जो कि फाइनेंस देंगे। तो प्रमोटर कैसे फाइनेंस देंगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों वो बोरोइंग लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से जो है लंबे अवधि के लिए लोन बोरो कर लीजिए तो फाइनेंस मिल सकता है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लंबे अवधि के लिए लोन को बोरो कर लीजिए तो आपको फाइनेंस मिल सकता है। दोस्तों दूसरा बात ये है कि ब्रिज फाइनेंस को यूज किया जा सकता है। अब देखिए ब्रिज फाइनेंस क्या है कि जो हमारा फंड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक्चुअली जितना फंड हमें चाहिए और एक्चुअल कितना रिलीज़ किया जा रहा है लॉन्ग टर्म लेंडर्स के द्वारा, इसके बीच का जो गैप होता है दोस्तों, इसको फिल करने के लिए ब्रिज फाइनेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब हमारा फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है और एक्चुअल लॉन्ग टर्म लेंडर्स जो है वो कितना रिलीज कर रहे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए ब्रिज फाइनेंस को यूज़ किया जाता है। दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो DER एक नॉर्म्स है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना इक्विटी प्रमोटर जो है कंट्रीब्यूट करे और कितना वो बोरो करे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। सो व्हाट इज़ DER स्टैंड फॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो एक नॉर्म्स है जो कि बताता है आपको कि हाँ इतना इक्विटी प्रमोटर कंट्रीब्यूट करेगा और इतना जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से बोरो करेगा। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि बिजनेस जो है फाइनेंस जो बोरो किया जाता है या तो ऑनर प्रोवाइड करेगा या प्रमोटर प्रोवाइड करेगा, या तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से प्रोवाइड करेगा या दोस्तों वो क्या करेगा खुद कंट्रीब्यूट करेगा। तो DER दोस्तों नाम ही है डेब्ट और इक्विटी दोनों का रेशियो। तो डेब्ट वो पोर्शन है जो आपने बोरो किया है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, और इक्विटी वो पोर्शन है जो आपके प्रमोटर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो DER रेशियो है आपको ये बताता है कि कितना इक्विटी प्रमोटर कंट्रीब्यूट करे और कितना जो है वो जो है बोरो करे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। दोस्तों लेसन को आगे बढ़ाने से पहले अपने CIB 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में दोस्तों आपको जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, PDF हो, मॉक टेस्ट हो और वीडियोस हो, सभी कुछ आपको अवेलेबल होगा। लगभग 200 से 250 MCQs बनाए जा रहे हैं एक टॉपिक से। कुल मिलाकर 4000 से 5000 MCQs है एक सब्जेक्ट पे, जो कि मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे वो उसी MCQ से आने की संभावना है, क्योंकि मैकमिलन बुक के हर एक लाइन से MCQ को कवर किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों आपको कंसाइज नोट्स दिया जा रहा है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ताकि आप कम समय में दोस्तों आप चीज़ों को समझ पाएँ और उसे रिकॉल कर पाएँ। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ मैकमिलन का कॉन्टैक्ट है। और उसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ताकि आप जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को देख पाएँ कि आपकी कितनी कमांड है, आपकी समझ कितनी है उस टॉपिक पे, और अपने वीकनेस को पता कर पाएँ और उसको सही कर पाएँ। तो यदि आप इस तरह के प्लान में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम लोग लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि जो आपको फाइनेंस मिलता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा या प्रमोटर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो यही बताता है कितना प्रमोटर ने कंट्रीब्यूट किया है इक्विटी और कितना उसने लॉन्ग टर्म फाइनेंस से बोरो किया है। एक होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्यों रिक्वायरमेंट होती है? ताकि जो हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का गैप है, देखिए एक मैंने आपको बताया ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस क्या बताया? फंड रिक्वायरमेंट और एक्चुअल रिलीज के बीच के गैप को फिल करने के लिए। एक बताया आपको DER डेब्ट इक्विटी रेशियो, और एक मैं बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो कि आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के गैप को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का यूज होता है। और दोस्तों इसको बैंक फाइनेंस करती है।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बैंक ही फाइनेंस करेगी, बोरोवर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। आपने एवीएम में पढ़ा है ना दोस्तों, वर्किंग कैपिटल गैप, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एमबीपीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, बैंक मार्जिन लेती है। तो ये सभी एस्पेक्ट को हमने अपने एवीएम में पढ़ा है। और वही चीज़ कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होती है वो जो आपका करंट फर्म का जो करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, इसके बीच का जो गैप है उसको मैनेज करने के लिए इस वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को यूज किया जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों बोरोवर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ है उसे वर्कआउट किया जाता है ताकि हम एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट ऑफ फंड को मिनिमाइज करें, यानी फंड का जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है जब भी हम फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को वर्कआउट करते हैं कि हमारा एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो और कॉस्ट ऑफ फंड कम से कम हो। दोस्तों ये जो क्लीन फाइनेंस है ये कॉस्टलीस्ट होता है लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर है लेंडर के लिए। मतलब आपका फाइनेंस क्लियर हो, ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही, कॉस्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, लेकिन सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, तो आपको विन विन सिचुएशन भी है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इस पार्टिकुलर सिचुएशन के। क्लीन फाइनेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, यदि हम कुछ और फाइनेंस के सोर्स की बात करें तो अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कुछ और सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म पर्पज से बोरोइंग कर सकते हैं, आप सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इन सभी के बेसिस पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए बोरोइंग आप कर सकते हैं। दोस्तों एक कॉर्पोरेट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी वो किस बात पे निर्भर करेगा, वो कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करेगा दोस्तों। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक कॉर्पोरेट पे करेगी वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला है इसका बैलेंस शीट, दूसरा है इसका परफॉर्मेंस, तीसरा है इसका प्रॉफिटेबिलिटी, चौथा है दोस्तों इसका ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट सर्विसिंग का ट्रैक रिकॉर्ड, पाँचवा है रिपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, छठा है क्रेडिट रेटिंग। तो दोस्तों किसी भी कॉर्पोरेट का जो सभी कॉर्पोरेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन किन किन बातों पे निर्भर करता है ये बात ध्यान रखिएगा कि उसका पास्ट रेटिंग कैसा है, अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, ठीक है, उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है। ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ कॉर्पोरेट पेज। जो लार्ज बोरोवर होते हैं दोस्तों वो रेगुलर रेटिंग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं ताकि बेस्ट डील उन्हें मिल सके। जो बड़े बड़े बोरोवर होते हैं ना वो कहाँ जाते हैं दोस्तों, रेगुलर रेटिंग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं दोस्तों ताकि उन्हें बेस्ट डील मिल सके। दिस इज एप्लीकेबल टू लार्ज बोरोवर। ठीक है, वो लगातार क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं ताकि उनको बेस्ट डील मिल सके। चलिए पहला टॉपिक समझ में आ गया आपको, फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग है, किस किस तरह का फाइनेंस होता है, कौन सा फाइनेंस कौन से गैप को ब्रिज करता है। ठीक है, और फाइनेंस डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है ये मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ कौन सी बेस्ट होती है जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। फिर मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी कैपिटल का मतलब ये होता है दोस्तों कि कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कि प्रमोटर ने खरीदा है, प्रमोटर के द्वारा दिया गया कैपिटल। ठीक है, जितना प्रमोटर के द्वारा दिया हुआ अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया गया है ताकि बिज़नेस को हम इस्टेब्लिश कर सकें। याद रखिएगा, बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रमोटर ने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और इसका ऑनर कौन होता है, प्रमोटर होता है, उसे हम लोग इक्विटी कैपिटल कहते हैं। इक्विटी का मतलब ये होता है कि मनी दैट द ऑनर बाउट इन एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस को सेटअप किया जा रहा है तो कितना पैसा ऑनर ने लेकर आया, और जो प्रॉफिट उसने जो अर्न किया, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसने अभी तक प्रॉफिट लिया नहीं है, डिड नॉट टेक अवे। तो इक्विटी के अंदर दोस्तों जो पैसा वो लेकर आया वो भी होता है, और जो प्रॉफिट उसने अर्न किया वो भी होता है, लेकिन अभी तक उसने उस प्रॉफिट को वापस नहीं लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं हम लोग इक्विटी। तो इक्विटी दोस्तों जैसे कॉर्पोरेट्स आए उसी तरह ये वर्ड को कॉइन किया गया, अराइवल ऑफ कॉर्पोरेट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर का होर्डिंग था जो कि अलग अलग सेगमेंट, लाइफ के अलग अलग सेगमेंट से आ रहे थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और ना ही एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब देखिए बात, इक्विटी तो समझ गए आप, इक्विटी होता क्या है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है दोस्तों, इक्विटी कैपिटल का कुछ फीचर्स होते हैं दैट लाइक बीइंग डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। जैसे इक्विटी कैपिटल ना छोटे छोटे यूनिट में डिवाइडेड होते हैं और उस सभी यूनिट को इक्विटी शेयर कहा जाता है, और इक्विटी शेयर का जो वैल्यू होता है वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर होता है। और ये जो इक्विटी शेयर होते हैं ना वो होल्डर को एक राइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे राइट टू इनकम, राइट टू डिविडेंड एंड राइट टू रिटेनिंग सरप्लस एसेट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल की हम लोग बात कर रहे हैं। इक्विटी कैपिटल बेसिकली छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, उन सभी यूनिट को हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी कैपिटल कैसे बनते हैं, इक्विटी कैपिटल बनते हैं इक्विटी शेयर जो कि छोटे छोटे यूनिट हैं। और दोस्तों ये जो इक्विटी शेयर होता है दोस्तों इसका वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर होता है।
ठीक है। तो इक्विटी से इक्विटी कैपिटल बने इक्विटी शेयर से, और इक्विटी शेयर का वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर होता है। और ये जो इक्विटी शेयर होते हैं, जिनके पास भी इक्विटी शेयर है, उनको ये राइट मिलता है, फाइनेंशियल राइट मिलता है कि उनको इनकम का राइट मिलेगा, डिविडेंड होने का लाभांश मिलेगा, उन्हें सरप्लस एसेट को रिटेन कर सकते हैं लिक्विडेशन के केस में। यदि बैंक लिक्विडेट कर गई, यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिक्विडेट कर गई, तो दोस्तों उस केस में जो सरप्लस है वो रिटेन कर सकते हैं, सरप्लस एसेट को रिटेन कर सकते हैं। तो ये सभी फायदा है जो इक्विटी शेयर के होल्डर होते हैं उनका। तो आपको इक्विटी कैपिटल समझ में आया। इक्विटी कैपिटल कॉम्बिनेशन है किसका? इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर कौन होल्ड करता है? तो इसके दोस्तों कुछ होल्डर्स होते हैं जिनके पास कुछ फाइनेंशियल राइट्स होती है। मैंने राइट्स टू डिविडेंड बताया, राइट्स टू रिटेन सरप्लस होता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी कैपिटल। इक्विटी क्या होता है ये मैंने बताया, ठीक है, और इक्विटी कैपिटल क्या होता है ये मैंने बताया। अब दोस्तों जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनके पास वोटिंग राइट भी होती है, ये वोट भी कर सकते हैं। और एक कॉमन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इनसे ही अवॉइड करेंगे कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होता है और ये अवॉइड करते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट से। दोस्तों ये जो पॉइंट वाइज आप नोट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके पूरे मैकमिलन बुक को कवर कर रहा है। ये शॉर्ट में लिखा गया नोट्स है जिसमें 2-3 स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट बनाया गया है। सो इसी तरह से दोस्तों CIB के जितने यूनिट्स हैं सभी में मैंने क्या किया है कि आपको जो ऐसे मान लीजिए कि बुक में 10 पेजेज हैं, उसको मैंने शॉर्ट करके 5 पेजेज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप लास्ट समय पे क्विकली रिवाइज कर पाएं। सो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ नोट्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और वो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट से अवॉइड किए जाएंगे। उस कॉमन डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इन सभी कॉमन डॉक्यूमेंट से जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, और इन सभी कॉमन डॉक्यूमेंट से वो अवॉइड करेंगे। जो इक्विटी शेयर होता है इसका प्राइस जो है इशूअर दे सकता है, इशूअर प्राइसिंग कर सकता है नॉमिनल वैल्यू पे या प्रीमियम पे भी दे सकता है, डिस्काउंट पे भी दे सकता है। लेकिन डिस्काउंट पे देगा या प्रीमियम पे देगा वो नियम जो कानून है, जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है। तो इशूअर चाहे तो नॉमिनल वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे दे सकता है उसे, या तो उसको कोई डिस्काउंट पे दे दे या उसको कोई प्रीमियम पे दे दे, ठीक है। तो यही बात है, इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट होता है, इक्विटी शेयर को इशूअर प्राइसिंग करता है। इक्विटी कैपिटल को इन्हांस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट हम इशू कर सकते हैं। किसे? इक्विटी कैपिटल को। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने इच्छा के अनुसार एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए, और किसी भी प्लेज भी कर सकते हैं दोस्तों, बोरोइंग अगेंस्ट द शेयर। चलिए अब दोस्तों कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू इक्विटी कैपिटल, जैसे ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो ये सभी कुछ दोस्तों कुछ हमारे टर्म्स हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, अनपेड शेयर कैपिटल, फोरफिटेड शेयर्स। अब दोस्तों इक्विटी एक नेचुरल चॉइस है और पहला ऑप्शन है फंड रेज करने का, क्योंकि लैंडर जो है कभी भी इसके रिस्क को एज्यूम नहीं करते हैं। तो इक्विटी के द्वारा जो फंड रेज किया जाता है उसका एडवांटेज है कि आपको नॉट बीइंग रिक्वायर्ड टू पे एनी रिवार्ड और इंटरेस्ट कंपलसरी। देखिए इसमें कोई रिपेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता है जिसको सोर्स करना डिफ़िकल्ट होता है। ये इक्विटी कैपिटल एक होल्डर को एक सेंस देता है ओनरशिप का, और जो हायर अमाउंट ऑफ इक्विटी है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस देता है लैंडर को, ठीक है। ड्रॉबैक ये है इक्विटी के माध्यम से कि ऑनरशिप का डाइल्यूशन होने का चांस रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर होते हैं, और एक पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि हम इक्विटी इन्वेस्टर से प्रेशर को फेस करेंगे ताकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट को अचीव कर सकें। अब बात करेंगे दोस्तों इंटरनल एक्रूवल, लेकिन ये जो पार्ट है आगे का लेसन वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अभी हम लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। इक्विटी इंटरनल एक्रूवल क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टर्म लोन क्या होता है दोस्तों, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिवेंचर्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। धन्यवाद।